जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रसून फ्रॉम साइंस क्लासेस। तो चलिए देखते हैं एक फ्लावर का मॉडिफिकेशन किस तरह से हुआ था, जो कि क्लास 11th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता ही है जैसा कि स्टडी ऑफ फ्लावर जो होता है वो एंथोलॉजी कही जाती है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट एंड ऑल फ्लावर पार्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स। इसका मतलब ये है, देखिए इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे एक ब्लैंक पेज लेते हैं। इसमें जैसे कि ये अगर ये ज़मीन है और इसके नीचे आपने देखा होगा ये किसी भी प्लांट का रूट का एरिया रहता है और ऊपर इस तरीके से। तो जो भी नीचे वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन को हम देखते हैं, इसको रूट कहा जाता है। और जो ऊपर का जितना ही पोर्शन बचता है इसे क्या कहा जाता है? सूट कहा जाता है। ठीक है? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी नीचे वाला पोर्शन था ये, इसको रूट कहा जाता है और ऊपर वाले को सूट कहा जाता है। ठीक है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट एंड ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, जितना भी मैंने ये ऑरेंज से मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस बात को। सूट और स्टेम में क्या डिफरेंस होता है ये, क्योंकि देखिए जो सूट है, ये सूट भी आपको ऊपर ही दिख रहा है। जो सूट वाला पोर्शन है आपको, ये भी आपको ऊपर दिख रहा है। और इसी में क्या आ जाता है आपका? स्टेम आ जाती है, लीफ आ जाती है, सारी चीज़ें। तो आखिर क्या डिफरेंस है सूट में और एक स्टेम में? ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। स्टेम जो है एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, और जो सूट है, इफ इंक्लूड ऑल द पार्ट्स लाइक स्टेम, ब्रांचेस, ईटीसी, ये सारे के सारे पोर्शंस आ जाते हैं आपके सूट में। ठीक है, एक सूट का ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर जो कि सूट को रूट से अलग करता है। देखिए सूट जो होता है उसमें नोड और इंटरनोड मिलते हैं, जबकि आपने रूट में देखा होगा नोड और इंटरनोड नहीं मिलते हैं। अब एक दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये नोड और इंटरनोड होते क्या हैं। तो देखिए समझ लेते हैं। जैसे कि अगर एक मैंने शुगर केन को ले लिया है, तो शुगर केन में, गन्ने में, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर नोड प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा नोड, और ये भी नोड है। अब जैसे स्कूल के बीच में इंटरवल होता है ना, तो वैसे इन दोनों के बीच में जो एक इंटर वाला पोर्शन है, इन दोनों के जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, इसको हम कह देते हैं इंटरनोड। तो जो नोड वाला पोर्शन होता है, नोड वाले पोर्शन से आपने देखा होगा हल्के हल्के से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी निकले होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं यहीं से रूट के फॉर्मेशन में हेल्प भी करते हैं। आगे समझते हैं जल्दी से। सूट में नोड और इंटरनोड मिलते हैं, जबकि रूट में नहीं मिलते हैं। अब जैसे जैसे कैरेक्टर्स एडवांस होते गए, अच्छा इससे पहले ही देख लीजिए एक स्ट्रक्चर कि पहले के टाइम पर जो था, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, नोड प्रेजेंट होती हैं, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं। सबसे नीचे जो पोर्शन था, देखिए 4 नोड यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, जो सबसे नीचे वाली नोड है, इस नोड से क्या यहाँ से निकला है? कैलिक्स से निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नोड और इंटरनोड हम दोनों के नाम देखते हुए चलेंगे। तो जो नोड थी, इस नोड से क्या निकला था? कैलिक्स वाला पोर्शन निकला था। आपको पता ही है कि ये जो होते हैं एक प्रकार से सहायक होते हैं ये। ठीक है, एसेसरी होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स, एसेसरी वोल कहा जाता है इनको। और इसके ऊपर से निकल रहा है कोरोला। जो नीचे से सेकंड वाली नोड है, इससे कोरोला का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर नीचे से जो ऊपर थर्ड वाली नोड है, यहाँ नोड से क्या हो रहा है? एंड्रोसियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसे स्टेमन भी कहा जाता है। और नंबर 4 पर है गाइनोसियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिसे कार्पेल कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। अब इंटरनोड का नाम समझ लेते हैं। देखिए 4 नोड हैं, तो इतनी सी बात सीधी है कि 3 इंटरनोड मिलेंगी इसमें, 1, 2, 3। सबसे नीचे वाली जो इंटरनोड है, इसको कहा गया एंथोफोर। ठीक है, देखिए नाम थोड़े से एक जैसे लगेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। जो सबसे नीचे वाली इंटरनोड थी, इसको कहा गया एंथोफोर। इसके ऊपर जो आपको इंटरनोड मिल रही है, उसे कहा गया एंड्रोफोर। और उसके ऊपर फिर जो ये यहाँ पर इंटरनोड मिल रही है आपको, उसे कहा गया गाइनोफोर। देखिए याद ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर गाइनोसियम था, जिस नोड से गाइनोसियम निकला है, उस नोड के जो नीचे वाली इंटरनोड है, उसको गाइनोफोर कह दिया है बस। फिर सेकंड पर जो है ये एंड्रोसियम, जिस नोड से एंड्रोसियम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके नीचे वाले को कह दिया एंड्रोफोर। और एक आपको याद रखनी पड़ेगी सबसे नीचे वाली, एंथोफोर। देखिए एंथोफोर और एंड्रोफोर में थोड़ा सा फर्क है, याद रखिएगा इसको। सबसे पहले प्लांट जो था, प्लांट कुछ इस तरीके की आकृति में मिला करता था। कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, ये समझते हैं। देखिए जैसे जैसे कैरेक्टर्स एडवांस होते जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो तभी आएगी जैसे जैसे कैरेक्टर एडवांस होते जाएंगे। वही लाइन मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दी कि अब सबसे पहले क्या हुआ, इसके ऊपर वाली एक लाइन देख लीजिए। जैसे-जैसे कैरेक्टर्स एडवांस होते गए, वैसे-वैसे ही इंटर नोड्स का रिडक्शन होता गया। अब देखिए किसी भी चीज़ का जब रिडक्शन होता है तो हमेशा ऊपर की तरफ से होगा। ऊपर की तरफ से अगर रिडक्शन हुआ, तो किसका हुआ है? इंटर नोड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है? इंटर नोड हम जानते हैं कि बीच वाला पोर्शन है। तो इस इंटर नोड का रिडक्शन होगा, तो अब जो ये वाली नोड है, ये नोड यहाँ से कहाँ जाएगी? सोचिए ना, बीच वाला पोर्शन अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये नोड यहाँ से हट के कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। वही हुआ। सबसे पहले कह रहे हैं कि गाइनोफोर, ठीक है? जो गाइनोफोर है, सबसे ऊपर वाली जो है, इस इंटरनोड का रिडक्शन होगा और क्या होगा? अब ये वाली जो है ये, ठीक है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही नोड पे आ जाएँगे। देखिए इस नोड से ही क्या निकल रहा था? एंड्रोसियम निकल रहा है।
और इसके ऊपर वाली नोड से गाइनोसियम निकल रहा है, बीच वाला पोर्शन हट जाएगा तो ये दोनों के दोनों पार्ट गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों एक ही नोड पे यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? अब ये नोड क्या कहलाएगा हमारा? गाइनेंड्रोफोर कहलाएगा। देखिए ऊपर वाला जो नोड था, इसको हमने गाइनोफोर कहा था, इसको एंड्रोफोर कहा था। अभी दोनों मिक्स हो जाएँगे। जैसे बचपन में हम करते थे ना, वो संधि विच्छेद करते थे, फिर उनको संधि भी करी जाती थी आपस में, उसी प्रकार से है जैसे हिंदी में करते थे व्याकरण में। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो एक नया एक वर्ड मिल जा रहा है हमको क्या? गाइनेंड्रोफोर। देखिए सेकंड वाले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये एक नोड बनी हुई है, ठीक है? एक ये नोड गाइनोसियम, एक दूसरी नोड आपकी एंड्रोसियम। ये दोनों की दोनों अब एक ही जगह पर आ गई। तो इसके नीचे वाली जो नोड थी, जिसका नाम अभी तक का क्या था? एंड्रोफोर था। अब इसका नाम क्या कर दिया? गाइनेंड्रोफोर कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर वाली नोड में ही यहाँ पर गाइनोसियम वाला पोर्शन भी मिल रहा है और एंड्रोसियम वाला पोर्शन भी मिल रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब धीरे-धीरे करके क्या होगा? मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स एडवांस होते गए। जब कैरेक्टर्स एडवांस होंगे, तो उसके बाद में क्या होगा? ये इसी तरीके से इंटरनोड का धीरे-धीरे करके रिडक्शन होता जाएगा। पहले ये नो इंटरनोड हट जाएगी, फिर ये इंटरनोड हट जाएगी और सारे के सारे जो नोड हैं, ये उनका कलेक्शन आ जाएगा एक सबसे नीचे। ठीक है? उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उसे थैलेमस कहा जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, अभी आगे आएगा। इसी तरह धीरे-धीरे इंटरनोड का रिडक्शन होता जाएगा और सभी नोड एक ही जगह पर आ जाएँगे और एक एडवांस फ्लावर बनेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर क्या होते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर ये होते हैं फ्लावर व्हिच बियर्स अ स्टॉक। एक फ्लावर जिसमें आपको स्टॉक मिलता है या पेडिसल मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? पेडिसिलेट फ्लावर कहा जाता है। हिंदी में लिख दिया कि जिस फ्लावर में आपको स्टॉक मिलेगा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल है हिबिस्कस और रोज़। एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिसाइल फ्लावर बिल्कुल इसका अपोज़िट होता है। फ्लावर व्हिच इज़ बोर्न डायरेक्टली ऑन द स्टेम इज़ कॉल्ड टू बी अ सिसाइल फ्लावर और इसका एग्ज़ाम्पल होता है सनफ्लावर। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद में कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे सेपल कहा जाता है और जो कोरोला की यूनिट होती है उसे पेटल कहते हैं। पेरियंथ की यूनिट टेपल होती है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं नीट के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ब्रेक्ट के बारे में बात करते हैं। फ्लावर के बेस पर मिलने वाला एक लीफी या स्केली स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कभी-कभी, जैसे फ्लावर के नीचे अगर आपको कुछ एक स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा लीफी स्ट्रक्चर मिलता है, उसे कहा जाता है ब्रेक्ट। ज़रूरी नहीं कि सारे फ्लावर में ब्रेक्ट हो, अगर फ्लावर में ब्रेक्ट है तो उसे ब्रेक्टिएट और अगर ब्रेक्ट नहीं है तो उसे ई-ब्रेक्टेड कहते हैं। नॉर्मल सी जानकारी। ब्रैक्टियोल कुछ फ्लावर में एपिकैलिक्स मिलते हैं और ये ब्रैक्टियोल का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन जो उसका ब्रैक्ट का है तो कौन-सा है? तो आप बता देंगे। मालवेसी फैमिली में मिलता है, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एपिकैलिक्स मिल जाएगा। इसके बारे में बात करें, एक एडवांस फ्लावर में सारे फ्लावर पार्ट जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगे रहते हैं उसे थैलेमस कहते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जब ये सारे के सारे जो भी ये इंटरनोड्स हैं, जब ये इंटरनोड का रिडक्शन हो जाएगा तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रक्चर ये गाइनोसियम, दूसरा एंडोसियम, फिर कोरोला और ये लास्ट में कैलिक्स, तो ये सारे के सारे कहाँ जाएँगे? एक स्ट्रक्चर पर आ जाएँगे और ये नोड सारी की सारी इकट्ठी हो जाएँगी। जो नोड अभी आपको छोटी-छोटी सी दिख रही थी, यहाँ पर देखिए छोटी-छोटी दिख रही थी, यहाँ पर आकर थोड़ा-सा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। अब सारी की सारी इकट्ठी होंगी ना, तो देखिए सारे के सारे जो फ्लावर पार्ट हैं यहाँ से, ये कहाँ पर आ जाएँगे? एक एडवांस फ्लावर देखते हैं, तो ये है एडवांस फ्लावर। तो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगे रहते हैं उसे थैलेमस कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था, इसे थैलेमस कहा जाएगा और यहीं से देखिए एंड्रोसियम निकल रहा है, ठीक है? गाइनोसियम निकल रहा है, कैलिक्स है और कोरोला है, ठीक है? इतनी सी बात है और इसके नीचे क्या मिलेगा? पेडिसल मिलेगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि सबसे जो लोएस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? पेडिसल होगा या थैलेमस होगा? तो अब आप इस डायग्राम में देखिए और खुद ही बताइएगा कि पेडिसल होगा या थैलेमस होगा। सभी नोड का कलेक्शन और इंटरनोड का रिडक्शन अब हो चुका है इस एडवांस फ्लावर में, ठीक है? तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख चुके हैं। स्ट्राइल वोर्ल की अगर हम बात करें, तो क्या होते हैं स्ट्राइल वोर्ल ऑफ फ्लावर? इसको हम एक्सेसरी भी कहते हैं। इनको कहा जाता है एक्सेसरी, मैंने अभी आपको इससे पहले बात करी थी इस डायग्राम में। तो मैंने आपसे कहा था कि एक्सेसरी वो हैं कैलिक्स और कोरोला। एक्सेसरी हैं क्योंकि देखिए कोई नेसेसरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका वर्क नहीं रहता है क्योंकि ये क्या होता है कि सिर्फ़ मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भई क्योंकि ये इतने ज़्यादा सिर्फ़ चमकदार होते हैं कि जो कीट-पतंगे होते हैं उनको सिर्फ़ अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। देखिए साफ लिखा हुआ है कि एक्सेसरी जो वोर्ल है वो कौन से हैं? कैलिक्स है और कोरोला है। इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली रोल इनका होता है। कोरोला इतने चमकदार होते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं पॉलिनेशन के लिए। जब कभी-कभी हम देखते हैं किसी फ्लावर में, हम कहते हैं अरे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो हम जो देख रहे होते हैं उसका जो सुंदर वाला पार्ट होता है, वो होता है उसका स्ट्राइल वोर्ल होता है, ठीक है? याद रखेंगे इस बात को। फर्टाइल वोर्ल कौन-सा होता है? तो ये बात हम जान चुके हैं कि कैलिक्स और कोरोला तो एक्सेसरी हो गए, तो बचे कौन से? एंड्रोसियम और गाइनोसियम बचे, तो वो ये दोनों हो जाएँगे। फर्टाइल वोल क्या होते हैं वो फ्लावर? इनर वोल भी कहा जाता है क्योंकि देखिए अंदर की तरफ मिलेंगे, बाहर से देखिए ऐसे जो ये वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो हमने 2D में बनाया है। अगर आप 3D में देखेंगे तो आप किसी फ्लावर को देख सकते हैं। तो वो आपको 3D में दिखेगा तो अंदर की तरफ आपको मिलते हैं उसमें, ठीक है? जैसे पोलन ग्रेन वगैरह मिलते हैं तो वो तो अंदर की तरफ को मिलेंगे, ठीक है? इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। फिर इसके बाद में देखते हैं, फर्टाइल वोल में एंड्रोसियम और गाइनोसियम आ चुके हैं, ये आपको बता ही चुका हूँ। रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इनका डायरेक्ट रोल रहेगा। अगर फ्लावर में चारों वोर्ल मिलते हैं,
ठीक है? चारों व्हॉर्ल कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर मिलते हैं तो इसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाएगा, नहीं मिलते हैं तो इसे हम इनकंप्लीट फ्लावर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ भाई कैलिक्स कौन-सा है, कोरोला कौन-सा है, हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक जैसे अगर हम दिख रहे हैं तो उसके लिए हम पेरियंथ टर्म का यूज़ करते हैं। इतना याद रखिएगा, मैंने अभी आपको पेरियंथ की यूनिट बता दी थी कि पेरियंथ की यूनिट टेपल होती है, मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर इसलिए नोट किया हुआ है। ठीक है? अब उसके बाद में बात करते हैं, अगर किसी फ्लावर में एक्सेसरी व्हॉर्ल, अभी एक्सेसरी व्हॉर्ल कौन से थे? जो कि सहायक थे एक तरीके से, हेल्प कर रहे थे, सिर्फ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आउटर व्हॉर्ल थे, बाहर की तरफ थे। कैलिक्स और कोरोला अगर नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए कि किसी फ्लावर में आपको कैलिक्स और कोरोला नहीं मिलते हैं, तो उस फ्लावर को कहा जाता है एमेंटिफेरस फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, या फिर इसे कहा जाता है एक्लाइमेडियस फ्लावर। ठीक है? अच्छा, एमेंटिफेरस जो नाम था, ये हचिंसन ने नाम दिया था, याद रखेंगे, पाइपरेसी फैमिलीज़ का एग्ज़ाम्पल बन जाती है। ठीक है? 1-2 लाइन और हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। कि अब अगर 2 कंडीशन हमने देख ली थी, अब अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों में से कोई एक नहीं है, ठीक है? केवल एक ही है, मतलब एक नहीं है, एक है, तो देखिए एक तो मिल रहा है ना, अगर मान लीजिए कि 2 होते हैं, ठीक है? एक क्या था आपका? कैलिक्स था और दूसरा क्या था आपका? कोरोला था। तो एक मान लीजिए नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तो मिल रहा है ना, तो देखिए हमें पता है कि एक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मोनो यूज़ करते हैं, है ना? और 2 के लिए क्या करते हैं? डाई यूज़ करते हैं। तो डाई दोनों तो मिल नहीं रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मोनो वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों में से कोई एक नहीं है, लेकिन एक तो है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? मोनोक्लेमाइडस कहेंगे। और अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों हैं और हम इसमें डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हैं इसको कि हाँ भाई, कौन-सा कोरोला है, कौन-सा कैलिक्स है, हम इसे डिफरेंस कर पा रहे हैं दोनों में, तो इसे कहा जाता है डाइक्लेमाइडस फ्लावर। ठीक है? आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है? पूरा का पूरा जो फ्लावर का एक मॉर्फोलॉजी था वो हमने देख लिया कि कैसे-कैसे क्या चीज़ शुरू में हमको मिल रही थी और उसके बाद में कैसे-कैसे करके उसका मॉडिफ़िकेशन हुआ है, ये पूरा रिटन नोट्स में मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। ठीक है? तो इससे पढ़िए और आई होप कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर नीट में आता है या फिर आपके उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आई होप ये आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। ओके? थैंक यू।